जो मेरा नाम है अयूब, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक, जो साइंस की फर्स्ट चैप्टर, केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास की पदार्थ है, उसके बारे में आज हम लोग सेकंड लेक्चर है जानने की कोशिश करेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है और इनके बारे में खूब डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे लोग। हमें यहाँ पे बताया गया कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती है, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ये अवस्थाएं उनके कणों के आधार पर बांटा गया है, यानी ठोस किससे बोलते हैं तो उनके कण के आधार पर बांटा गया है, गैस किससे बोलते हैं तो उनके कण के आधार पर उनको बताया गया है, और गैस किससे बोलते हैं उनकी कणों के आधार पर बताया गया है। तो वहीं आज हम लोग एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन पढ़ने वाले हैं लोग। चलिए तो पढ़ने की शुरू करते हैं लोग। हम अपने आसपास की पदार्थ को ध्यान से देखें तो ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में पाए जाते हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। यानी पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती है, पहला हो गया ठोस, दूसरा हो गया द्रव, तीसरा हो गया गैस। पदार्थ की ये कण, ये अवस्थाएं उनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। यानी बताया गया कि ठोस होता है तो उनके कण के आधार पर उनको ठोस बोला गया है, द्रव यानी उनके कण के आधार पर उनको द्रव बोला गया है, गैस है तो उनको कण के आधार पर उनको गैस बोला गया है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब के तीनों अवस्थाओं के गुण का विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ठोस, यानी ठोस किससे बोलते हैं तो उनके कणों के आधार पर उनको ठोस बोला गया है। यानी ठोस का देखा जाए तो उनको कण कैसे होते हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं लोग। ये हो गया ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। ये हो गया पदार्थ की अवस्थाएं। यानी ठोस में देखा जाए तो इनकी कण होती है, ये बहुत नज़दीक होता है तो इसीलिए इनको ठोस बोला गया है। द्रव यानी द्रव की कण क्या होता है, ठोस से थोड़ा ज़्यादा दूर होता है तो इसीलिए इनको द्रव बोला गया है। गैस यानी गैस का कण थोड़ा बहुत ज़्यादा, यानी द्रव से बहुत ज़्यादा दूर पे पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला है, गैस बोला गया है। अगर यहाँ पे कठिन तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये ठोस होता है, इनके 2 कणों के बीच की आणविक दूरी होती है तो ये बहुत नज़दीक होता है, इसीलिए बहुत कम होता है, इसीलिए इनको ठोस बोला जाता है। वहीं अगर द्रव की बात की जाए तो इनके 2 कणों के बीच अंतर आणविक दूरी ठोस से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए इनको द्रव बोला गया है। वहीं अगर गैस को देखा जाए तो क्या होता है, गैस की 2 कणों के बीच इनका अंतर आणविक दूरी द्रव से भी ज़्यादा होता है, इसीलिए इनको गैस बोला गया है। वहीं अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ठोस क्या होता है, ठोस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठोस यानी ठोस के बारे में बात की जाए तो ठोस का पहला जो गुण होता है, ठोस के आकार को हम लोग नहीं बदल सकते हैं, ठोस के आकार को हम लोग नहीं बदल सकते हैं। दूसरा है यानी ठोस पर अगर बल लगाया जाए यानी उसको कंप्रेस किया जाए तो क्या होगा, ठोस टूट सकता है मगर उसका आकार नहीं बदल सकता है। दूसरे पॉइंट की बात की जाए यानी ठोस में बहाव के गुण नहीं पाया जाता है, संपीड़न नहीं किया जा सकता है, यानी उसको दबाया नहीं जा सकता है। ये हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात कर लिए थे लोग कि ठोस की क्या गुण पाया जाता है। वहीं यहाँ पे द्रव की बात किया गया है। यानी प्रश्न से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। यानी कोई भी एक द्रव है, यानी द्रव किससे बोला गया होगा, यानी ठोस से 2 कणों के बीच की अंतर आणविक दूरी अगर ठोस से ज़्यादा होगा तो उसी को हम लोग द्रव बोलेंगे लोग। प्रश्न से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है, यानी द्रव का कोई आकार नहीं होता है, यानी और आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार इसलिए निश्चित नहीं होता है, अगर यहाँ पे द्रव को रखा जाए तो इनमें बहाव का गुण पाया जाता है, ये बहकर यहाँ पे आ जाते हैं, इसलिए इनका आकार निश्चित नहीं होता है पर आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में हम इन्हें रखा जाए तो वह उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव में बहाव का गुण पाया जाता है, इनका आकार बदलता रहता है। यानी जब द्रव को एक जगह पर रखा जाता है तो क्या होता है, वहाँ से वो बढ़ने का गुण पाया जाता है तो वह दूसरा जगह पर आता है। तो अगर मान लीजिए रास्ता टेढ़ टाढ़ है तो क्या होगा, वो उसी का सेफ ले जाएगा तो उनका, इसीलिए इनका आकार निश्चित नहीं होता है। और ये क्या होता है, ड्रिड नहीं होता है, द्रव ड्रिड नहीं होता है, ये तरल होता है, सरल होता है। ये अगर यहाँ पे देखा गया कि देखा जाए तो ठोस और द्रव का मिश्रण द्रव में संभव है। यानी बात किया जाए यहाँ पे एक बीकर है और ये दूसरा बीकर है, ठीक है, इसमें ठोस है, इसमें पानी है यानी द्रव है। इसको अगर यहाँ पे रखा जाए तो क्या होगा, ये मिल जाएंगे, तो क्या होगा, पानी जाके ठोस में मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि देखा जाए तो ठोस और द्रव का मिश्रण संभव है। यानी हम लोग चीनी पानी का जो घोल बनाते हैं लोग, वो क्या होता है, ठोस और द्रव का मिश्रण होता है। तो यहाँ पे क्या पाया गया कि ठोस और द्रव का मिश्रण संभव है, ठोस में द्रव का मिश्रण संभव है और द्रव में ठोस का मिश्रण संभव है। वातावरण की गैस विकसित होकर जल में घुल जाते हैं। यहाँ पे बताया जाए कि जो द्रव होता है या ठोस होता है, इसमें ठोस द्रव का मिश्रण संभव है, द्रव ठोस का मिश्रण संभव है और गैस द्रव का मिश्रण संभव है। ये सारे के सारे आपस में क्या होता है, मिश्रण संभव हो सकता है। वहीं ये बात यहाँ पे लिखा गया, वातावरण की गैस विकसित होकर जल में घुल जाती है। ये गैस विशेष ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु तथा पौधे के लिए अनिवार्य होती है। यहाँ पे बताया गया है कि जो ये गैस होता है वो जल में घुल जाता है, यानी विकसित हो जाता है। विकसित होता है तभी क्या होता है, विकसित ना हो तो क्या होगा, जो जल के अंदर रहने वाले जो भी वस्तुएं हैं उनकी क्या ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो इसीलिए क्या होता है, O2 उसमें जल में घुल जाता है। इसीलिए क्या होता है, जो जलीय जंतु होते हैं जैसे मछली क्या होती है, मछली ऑक्सीजन लेती है, तो इसलिए जल में घुली हुई गैस की वो अवशोषित करती है। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि द्रव में गैस की विसरण संभव है। सभी जीवधारी अपने जीव का निर्वाह के लिए सांस लेते हैं, यानी श्वास लेते हैं। जो भी जीव है इस पृथ्वी पर वो सारे के सारे क्या होते हैं, अपने जीवन निर्वाह के लिए यानी क्या लेते हैं, सांस लेते हैं जीने के लिए। जलीय जंतु जल में घुलनशील ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। यानी यहाँ पे बताया गया है जो जल में ऑक्सीजन खुली होती है वहीं क्या जो जलीय जीव होते हैं उन्हीं को अवशोषित करते हैं, तो इसलिए वो जीवित रह पाते हैं। अगर क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं घुला रहता तो जो जीवित नहीं रह पाते, मर जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि द्रव में क्या गैस की विसरण संभव है, इसीलिए वो सांस ले पा रहे हैं। इस तरह से हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ठोस में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। यानी यहाँ पे बताया गया है कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। जो द्रव होता है उसमें ठोस का भी मिश्रण संभव होता है, जैसे एग्जांपल में देखा जाए तो चीनी पानी का घोल। द्रव में द्रव का देखा जाए तो द्रव में द्रव का मिश्रण देखा जाए तो अल्कोहल और पानी, जो शराब पीते हैं लोग उनमें अल्कोहल और द्रव दोनों मिक्स करके पीते हैं लोग। और तीसरा देखा जाए गैस, तो गैस घुलनशील होता है पानी में, तो जो इसीलिए जो भी जीवधारी होते हैं वो सांस लेते हैं। ये तीनों का एग्जाम्पल हमने बताया आप लोग की।
क्या ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। यानी यहाँ पे विसरण की बात किया गया है, यानी ठोस की अपेक्षा में द्रव में विसरण की दर अधिक होता है। यानी विसरण क्या होता है, विसरण हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में उसकी बात की है कि विसरण क्या होता है। यानी जो भी दो वस्तु है उसको मिलने की दर होता है ना, उसी को विसरण बोला जाता है। विसरण की दर अधिक होती है, उसी को विसरण दर बोला जाता है। यानी यहाँ पे विसरण की बात की जाए तो एक वस्तु है और ये दूसरा वस्तु है, इस वस्तु को इसमें डाला गया है तो इसमें मिल जा रहा है ना, इसी को विसरण बोला जाता है। तो यही बात किया गया है कि ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। क्यों होती है अधिक? तो क्योंकि इनकी द्रव के जो कण होता है ना, ठोस से ज़्यादा दूर पाया जाता है, इसीलिए ठोस से ज़्यादा इनकी विसरण की दर अधिक होती है। यानी इनकी अंतर आणविक दूरी होती है, इनकी कणों के बीच की ज़्यादा दूर होता है, इसीलिए ठोस से ज़्यादा विसरण संभव होता है। ये हो गया द्रव के बारे में हम लोग जानने की कोशिश किए लोग। तीसरी लेक्चर में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे लोग कि गैस क्या होता है और उनके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे लोग। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। जय हिंद, जय भारत।